हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने जैसे ही बिहार स्टेट के एग्ज़ाम का डेट आया वैसे ही मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों को, उसका डेट बता दिया। तो आप सभी को पता होगा कि इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। आप जानते हैं कि हमारा बिहार किस तरह का है। आई नो कि आप लोग के अंदर भी बहुत गुस्सा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिलेबस नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में नॉर्मली हम सभी को सभी विषय का नॉलेज होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो हमको उस पर्पज़ से हम लोग को तैयारी करना पड़ता है। तो आप लोग सोशल साइंस वाले जो हैं, मैं सोशल साइंस का प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट करवा रही हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सभी के टेस्ट सीरीज़ मैं अपने चैनल जियो एजुकेशन ग्रुप पे अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देखें, और आप मेरे साथ चारों को, मैं तो बोलूँगी कि आप चारों का तैयारी करिए। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं, अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप सिर्फ हिंदी का अपना कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस में आपको चारों विषय को ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं, अगर चारों में से किसी एक को ही पूछता है तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। आपका जो सब्जेक्ट आप उसमें ऑलरेडी सक्षम हो, आप कर लोगे। लेकिन अगर चारों देता है आप लोगों को, तो फिर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग चारों का तैयारी करिए, और मैं रोज़ जो है 2 करके अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और आप हमारे साथ जो है अधिक से अधिक वीडियो को देखें, सुने और अपने कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है। तो आप अपना फ्रेंड्स इसको जो है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दे, अपने फ्रेंड लोग को भी। ताकि आप जानते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड है, उन लोगों तक पहुंचाए, और सभी मिलके एक साथ हमारे साथ तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन मैं उनको डिटेल में बताऊंगी। वो 25 क्वेश्चंस आपके लिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमी का क्वेश्चन पहला है, अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था। तो अनवरत योजना जो है कांग्रेस सरकार द्वारा, जनता दल सरकार द्वारा, या जनता पार्टी सरकार द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा चला गया था फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था अनवरत योजना जो है। अनवरत योजना 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और 1980 में ईस्वी में रोलिंग प्लान को कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, खाद्य यानी फूड ग्रेन से, या प्रति व्यक्ति आय से। तो 152 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 152 का ए हो जाएगा, यानी हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी जिसको बोलते हैं CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या, पहला है जनसंख्या से, दूसरा है राष्ट्रीय आय। सी में है दोनों, तो दोनों से की जाती है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बाय जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 155, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये क्वेश्चन आया है, तृतीय होगा। पिछली बार जो एग्जाम लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है 156, निम्नलिखित में कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? तो देखिए, आई इजकल टू उपभोग प्लस निवेश, आई इजकल टू उपभोग प्लस बचत। तो देखिए ये होगा, आई जो हुआ उपभोग प्लस जब बचत होगा तभी ना आपका आय हुआ। तो संबंध जो है ये बी का सही होगा। अर्थशास्त्रियों के सभी विचारों को देखा जाए
तो किसी न किसी रूप में सभी सही है, किंतु विवादों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए तो आय इक्वल टू उपभोग प्लस बचत हमेशा सही माना गया है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ सही माना जाता है, लेकिन ये सिद्ध हुआ है, इसलिए आपको यही करना है। बचत और निवेश के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश प्राय बराबर नहीं होते, वे केवल संतुलन की स्थिति में ही बराबर हो सकते हैं। केन्स ने अपने पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में यह विचार प्रस्तुत किया है। बचत और निवेश सदैव बराबर होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री बचत और निवेश दोनों भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग करते हैं। बचत का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए अब। आय का वह भाग जो उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय नहीं होता, अर्थात आय तथा उपभोग व्यय में अंतर बचत कहते हैं। निवेश का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी पदार्थों के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि करना। एक सूत्र में द्वारा देखा जाए तो y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। यहाँ पे देखिए y मतलब राष्ट्रीय आय है, c मीन्स है उपभोग और i मीन्स है निवेश। ठीक है, और यहाँ पे चलिए इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत तो बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तो किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है, तो उसका क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट है 158, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था, तो इसका हो जाएगा राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अभिप्राय राष्ट्रीय आय से होता है, अर्थात इसका अभिप्राय आर्थिक विकास के अवरोध से है फ्रेंड। 159, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वितरण का सिद्धांत जो है बोल रहा है कुल परिसंपत्ति का वितरण, आय का वितरण, कारक अदायगियों का वितरण, तो इसका हो जाएगा कारक अदायगियों का वितरण से संबंधित है। राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के विभिन्न साधन जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है एवं साहस से सहयोग से होता है। अतः राष्ट्रीय आय को पुनः इन्हीं साधन और कारकों के बीच अदायगियों का विवरण कर दिया जाता है, और इस प्रकार यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन के मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं। साधनों के मूल्य, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के निर्धारण को वितरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट 160, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है निर्भर करता है कुल बचत पर करता है। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका हो जाएगा बी यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है 162, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो क्या होगा, प्रतिलोम यानी इन्वर्स होगा। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को कहते हैं। तो जो स्थिर वृद्धि होगा उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा मांग पुश स्फीति, यानी ये हो जाएगा पूर्ति की तुलना में जब मांग में क्या होगा, वृद्धि होने के कारण जब स्फीति उत्पन्न होती है तो उसे मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 165, स्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। यह कथन है, तो ये कथन किसकी है, तो ये कथन क्राउथर का है। किसका है, क्राउथर, ये क्राउथर ने कहा था। नेक्स्ट है 166, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, तो ये मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति की अधिकता को मापी जाती है। भारत में थोक कीमत सूची की असुविधा कौन सी है, तो कौन सी है, इसका होगा वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हो जाएगा। 167 का क्या होगा, ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी भारत में
डब्लू जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्लू पी आई की असुविधा यह है कि केवल वस्तुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। ठीक है, 168 में देखते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होगा। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो क्या होगा, मांग बढ़ती है। मांग मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी आती है, या मांग और पूर्ति के नियम का अपवाद भी है। उदाहरण के लिए नमक, दवा आदि अब देख सकते हैं। मांग के लिए होना जरूरी है, मांग के लिए क्या होना जरूरी है, वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता। तो इनमें से सभी चीज़ चाहिए। कोई भी मांग के लिए अगर आपको वस्तु चाहिए होगा, वस्तु की इच्छा चाहिए, साधन चाहिए लाने के लिए, और खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगा, तो मांग क्या होगा, बढ़ती है, बी हो जाएगा 170 का। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग बढ़ती है। पूर्ण बेलोचदार वस्तुएं पर मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। पूर्ण लोचदार वस्तुओं पर मांग और पूर्ति का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बेलोचदार पे नहीं होगा, लोचदार पे होगा। नेक्स्ट है 171, मांग के नियम के कारण है। तो क्या है इसके कारण, तो सीमांत, उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव। इनमें से सभी तो सभी हो जाएगा। मांग के नियम के कारण है सीमांत, उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। यदि किसी वस्तु के उपभोग के बाद उस वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है, मांग का प्रभाव आय पर पड़ता है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग प्रतिस्थापन कहलाता है। अगर एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरे वस्तु का प्रयोग कर लिए तो वो प्रतिस्थापन होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट है 172, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती है। तो मांग क्या होगी फ्रेंड्स, परिवर्तित होती है। रुचि और फैशन में परिवर्तन से मांग परिवर्तित होती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन से मांग प्रभावित होता है। जब नवाचार आती है तो मांग में परिवर्तन होता ही है। अर्थशास्त्र में मांग का अभिप्राय क्या होता है, तो अर्थशास्त्र में मांग का अभिप्राय होता है वस्तु की इच्छा के साथ उसे खरीदने के लिए साधन की उपलब्धता, तब वस्तु खरीदने के लिए साधन व्यय करने की तत्परता का होना। किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग डैश होगी। तो फ्रेंड क्या होगी, मांग मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, बी हो जा किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग जो है क्या होगी, बढ़ती है। ये इसके पहले भी दिया है, देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग बढ़ेगी, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग क्या होगा, मूल्य में अगर वृद्धि हो रहा है तो मांग घटती भी है। मांग का नियम लोचदार वस्तुओं पर लागू होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। बेलोचदार वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है 175, अनिवार्य वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होगा, मांग में प्राय कमी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तु की मांग प्राय स्थिर रहती है फ्रेंड। अनिवार्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग प्राय बना रहता है। नेक्स्ट है 176, अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है। तो अभी मैंने आपको कहा था बेलोचदार होती है, जो अनिवार्य वस्तु होती है उसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। नेक्स्ट है 177, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है, तो हीरे और जवाहरात। हीरे जवाहरात की मांग लोचदार होती है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, जो भी है विलासितापूर्ण। और जीवन रक्षक वस्तुओं की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग होती है। तो 178 का अत्यधिक लोचदार हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 लोचदार होगा। जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तु की मांग प्राय बेलोचदार होते हैं। मांग का नियम वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है फ्रेंड। नेक्स्ट है 179, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, तो देखिए, अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। बेलोचदार वस्तु की मांग नियम से प्राय अप्रभावित होता है। मांग के नियम से अप्रभावित होगा जो बेलोचदार होगा। नेक्स्ट 180 है, प्राय आवश्यकता की वस्तु तथा रस्मी आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच
मांग की लोच क्या होगी? बेलोचदार होती है। पूर्णतः बेलोचदार वस्तु का उदाहरण नमक और दवा होता है, पूर्णतः जो बेलोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। भारत में जनसंख्या घनत्व की वृद्धि से बिहार का स्थान क्या है? आई थिंक हम सभी जानते हैं, बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश का है। और भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र है। 182 बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए, बिहार का जो है शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और शिवहर जिला का शहरीकरण प्रतिशत सबसे कम है। जनसंख्या अधिक है लेकिन जो शहरीकरण प्रतिशत है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है 183। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये क्वेश्चन भी आया था। तो कहाँ बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा कैमूर, जिसको भभुआ कहते हैं। कैमूर जिला में घनत्व सबसे कम है। बिहार में वन का प्रतिशत सर्वाधिक कैमूर जिला का है, लेकिन वन सर्वाधिक कैमूर में ही है, याद रखिएगा। 184 मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या हैं? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, तो सभी हो जाएगा फ्रेंड। 184 जो विकसित देशों में यानी मानवीय संसाधनों में निवेश क्या होता है? अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, तो कब घोषित की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1951 में की गई थी। नहीं सॉरी फ्रेंड, 1948 में की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया। और 1956 में औद्योगिक नीति को भारत में औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1991 में उदारीकरण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 1948 की औद्योगिक क्रांति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है अप्रैल 1948 में लाई गई। उद्योगों की लघुतर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम स्तर के उद्योग और बृहद उद्योग में बांटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 की औद्योगिक नीति में बृहद उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो जो बृहद उद्योग थे उसको 3 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। 1991 की औद्योगिक नीति जो है वो उदार तथा निजी क्षेत्र उन्मुख है। नेक्स्ट 189। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? तो देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो आपका बताइए, अप्रैल 1948 में, अब भी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो जो औद्योगिक नीति होता है उसको पहला है व्यावसायिक, पूंजीवादी, समाजवादी या आर्थिक। तो इसका हो जाएगा आर्थिक कहा जाता है। देखिए, 1956 में ईस्वी की औद्योगिक नीति को ही आर्थिक संविधान कहा जाता है, 1956 का। नेक्स्ट है गांधी जी के विचारों पर आधारित औद्योगिक नीति या मॉडल कब बना? तो ये 23 अप्रैल 1977 में बना था। गांधी जी के विचारों पर आधारित औद्योगिक नीति या मॉडल 23 दिसंबर 1977 को लाया। आंधीवादी नीति मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1977 में किया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपका, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो जो प्रथम स्थान है वो ताप विद्युत का है। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान ताप विद्युत का है। भारत का तापीय ऊर्जा 63% है और तापीय ऊर्जा में कोयला मुख्यतः 54% है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। भारत में जल विद्युत उत्पादन की संभावना है, तो अत्यल्प है, अपार है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, तो अपार है।
आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सारी जो है सदाबहानी नदियाँ हैं। भारत में जल विद्युत के उत्पादन की अपार संभावना। भारत में जल के केवल 8% उपभोग होता है। शिव समुद्रम पनबिजली भारत की प्रथम बिजली केंद्र है जो 1902 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है तो कौन सा है? तारापुर में है। भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र तारापुर में है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र अमेरिका के सहयोग से तारापुर में स्थापित किया गया। जादूगोरा से भारत में यूरेनियम निकाला जाता है। जादूगोरा से क्या निकाला जाता है फ्रेंड? यूरेनियम। नेक्स्ट है 195, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में अवस्थित है, जिसको बोलते हैं होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड। कब किया गया था? 1954 में। नेक्स्ट है 196, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन होता है ज़रूरत की दृष्टि से। तो ज़रूरत की दृष्टि से क्या है? पर्याप्त है, पर्याप्त है, अत्यधिक है। तो ज़रूरत की दृष्टि से अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से पर्याप्त है। भारत में पेट्रोलियम की खुदाई डिगबोई में प्रारंभ हुई थी। मुंबई हाई से 1968 में जापान के सहयोग से सागर हौज के द्वारा पेट्रोलियम निकाली जाती है। भारत केवल अपनी ज़रूरत का 1/3 पेट्रोलियम उत्पादन करती है। नेक्स्ट 197, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार के आय में सर्वाधिक कृषि का है, औद्योगिक क्षेत्र का है, सेवा का, इनमें से कोई नहीं, तो सेवा का है। देखिए, भारत में आय सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत में भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र ही आता है, और जो है बिहार में भी आय जो है सेवा क्षेत्र से ही आता है। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो क्या मुख्य अंग है फ्रेंड्स? इसका कृषि हो जाएगा। मुख्य अंग तो हमारा कृषि ही है ना, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन और खनन आता है। अल्पविकसित देशों में अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट 199, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा प्रोफेसर फिशर ने दिया है। और राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसको सीएसओ की स्थापना 1951 में किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए, जो बिहार में सबसे अधिक आय पटना का है। पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति सबसे कम बिहार का है, अगर राष्ट्रीय आय देखें तो। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग 34,000 है, रुपया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। जो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।